सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार मित्रों। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है। लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। हम बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए उनके सिलेबस पाठ्यक्रम में छंद विधान दिया हुआ है। छंद विधान की जो प्रारंभिक जो जानकारियां थी वो हमने प्रथम वीडियो में आपको दी। आप उससे आगे का ये जो जानकारी है इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, शेयर करेंगे। देखिए, तो बात हो रही थी गण की। छंद में गण कितने होते हैं? 8, है ना। और प्रत्येक गण का किस तरह निर्माण किया जाता है, किस तरह उनकी संरचना की जाती है, ये भी कल बता दिया। राजमाता भाषा इस सूत्र के माध्यम से, है ना। अब उसके बाद देखिए, छंद में और कई ऐसे शब्द होते हैं। छंद यानी कि पूरे छंद को समझने के लिए हमें इसके छंद जो बनने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में आने वाले जो जो शब्द है उनको हमें परिभाषित करना है, समझना है, तब जाकर छंदों पर हम छंदों को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। तो देखिए, उसके बाद गण के बाद आती है बात चरण। क्या आता है? चरण। क्या है चरण? तो चरण आता है। चरण क्या है? देखिए, किसी भी काव्य पंक्ति में, है ना, कोई भी काव्य पंक्ति हो, छंद में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण, यानी किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। जब काव्य पंक्ति इस प्रकार लिखी हो, जैसे चौपाई है, चौपाई को लिखते समय चौपाई में 16 मात्राएं होती है। तो 16 मात्राओं में एक चरण हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 2 पंक्तियां हैं तो उनकी जितनी छंद के अनुसार मात्रा निर्धारित की जाती है, उसके अनुसार उनके 4 चरण होते हैं। छंद कितने होते हैं? छंद के 4 चरण होते हैं। और जिनको 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण को हम क्या कहते हैं? प्रत्येक चरण को पद या पाद कहा जाता है। पाद, प्रत्येक चरण को पद या पाद कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक चरण को पद या पाद कहा जाता है। तो ये चरण की बात है। अब देखिए, इसके बाद आता है गति। गति क्या है? और एक होता है गति। गति क्या है? देखिए, गति का मतलब होता है प्रवाह। गति का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है बहना, बिना अवरोध के सुगमता से जो बहता चले। यानी छंद विधान में ये बात बिल्कुल देखी जाती है कि छंद में मात्रा या वर्णों के हिसाब से, मात्रा या वर्णों के अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार छंद का निर्माण किया जाता है ना। उनके अलग अलग नाम है। इन मात्रा और वर्णों के आधार पर ही छंद का प्रभाव क्या है? छंद प्रभावी होना चाहिए, छंद का प्रभाव होना चाहिए, यानी वो छंद को पढ़ते समय उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। और ये प्रभाव कौन पैदा करते हैं छंद में? मात्रा या वर्ण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यति। ये शब्द आता है यति। ध्यान से देखें, यति क्या है? यति का मतलब होता है विराम, ठहराव। विराम भी कह सकते हैं, है ना। एक चरण पूर्ण होने पर यति होती है।
है ना। छंद विधान में छंद में 4 चरण होते हैं जिनको प्रत्येक पाद कहते हैं। एक पाद पूरा हो जाता है, वहां गति हो जाती है, फिर दूसरा पाद शुरू होता है। मतलब एक चरण पूर्ण होने पर वहां विराम आ जाता है, उसको जहां विराम थोड़ा रुकना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है, फिर अगले चरण को पढ़ा जाता है, तो उस विराम को कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। ठीक है, इस विराम को यति कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण, ये सीधी सी चौपाई है कि मंगल भवन अमंगलहारी अमंगल हारी। ये एक चरण हो गया, एक चरण। ठीक है ना, इसको चरण कहते हैं। एक चरण हो गया, मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, यहाँ ये पूरा 16 मात्राएं हो जाती है, और जब पूरा 16 मात्राएं हो जाती है तो इसमें एक चरण कहते हैं। हम यहाँ उठे, है ना, इस ठहराव को ही क्या कहते हैं? यति, है ना। तो फिर ये पूछा जाता है कि भाई चौपाई में कितने पर यति होती है? कितने कितने पर यति होती है? 16 मात्राओं पर। ठीक है ना, है ना। तो इस प्रकार यति का मतलब होता है ठहराव। उसके बाद देखते हैं यति के बाद हमने देखा चरण, गति, यति। ठीक है, इनके बारे में ये छंदों के पारिभाषिक शब्द है, इनको समझना अत्यंत आवश्यक है, जब हम छंद को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। अब छंद के भेद भी 3 होते हैं, है ना। छंद मात्राओं के आधार पर 3 मात्राएं, वर्णों के आधार पर 3 भेद होते हैं छंदों के। छंदों के वो 3 भेद कौन? 3 भेद किसके आधार पर? मात्रा या मात्रा में वर्ण के आधार पर। मात्रा में वर्ण के आधार पर छंदों के 3 भेद होते हैं, है ना। सममात्रिक छंद, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है ना। तो हम देखेंगे सम छंद क्या है। तो पहला जो देखेंगे सम छंद। सम छंद, सम छंद इसलिए बोल दिया, और यहाँ हो सकता है सममात्रिक छंद, यानी जिसमें समान मात्राएं, प्रत्येक चारों चरण में समान मात्राओं का संयोजन हो, है ना। चारों मात्राओं में, वो चारों चरणों में समान मात्राएं होती है, वो सममात्रिक छंद होता है। या चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं तो समवर्णित छंद होता है। यानी सम छंद का मतलब होता है कि चारों चरणों में समान मात्रा, प्रत्येक समान मात्रा या वर्ण, ठीक है, समझे। चारों चरणों में समान मात्रा या वर्ण, प्रत्येक चरण में मान लो प्रत्येक चरण है, प्रत्येक चरण में समान, जैसे चौपाई है, चौपाई में क्या करते हैं कि उसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, तो प्रत्येक चरण में 16 ही मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चारों चरणों में समान मात्राएं वर्ण हो तो उसको हम सम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सम छंद। जैसे चौपाई है, चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है ना। हरिगीतिका, ये भी सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका, चौपाई, हरिगीतिका। और एक होता है मालनी छंद भी, ये मालनी वंशस्थ भी होता है, वंशस्थ। ये जो छंद है ये सब कैसे हैं?
छंद है, इनमें समान मात्राएं होती है, समान वर्ण होते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं दूसरे प्रकार के। नंबर 2 अर्धसम। अर्धसम छंद, अर्धसम छंद, है ना? अर्धसम का मतलब होता है अर्ध, अर्धसम छंद। इसका मतलब होता है कि प्रथम चरण, तृतीय चरण व दूसरा चरण और चौथा चरणों में मात्रा या वर्ण समान होते हैं, समान होते हैं। अब क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब क्या समझे कि प्रथम चरण में तृतीय चरण सम होते हैं, है ना? और दूसरे चरण और चौथा चरण ये सम होते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब जो पहला तीसरा है उसमें समान मात्राएं वर्ण होंगे, दूसरा चौथा चरण है उसमें समान मात्राएं वर्ण होंगे। यानी पहला दूसरा ये समान मात्राएं वर्ण इसमें नहीं होते, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे ये समान वर्ण और मात्रा वाले होते हैं। तो अर्धसम, अर्धसम का मतलब यानी प्रत्येक चरण इसमें समान मात्राएं वर्ण का नहीं होता। 1 3 2 4 इस हिसाब से इनमें मात्राओं की गणना होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्धसम छंद, अर्धसम छंद। और तीसरा है विषम छंद, विषम, विषम छंद। ठीक है ना? अब मैं मात्रा के वर्णन छंद इसलिए नहीं लग रहा हूं कि वर्ण और छंद, वर्ण और मात्राएं वो विषम भी हो सकती है, सम भी हो सकती है। ये प्रत्येक को लिखना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं यहीं पे समझा देता हूं इस बात को कि विषम छंद। अब विषम छंद वो होते हैं, क्या होते हैं? जिसमें प्रत्येक चरण में मात्रा या वर्ण विषम होती है, मात्रा या वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, अनिश्चित होती है, वो विषम छंद। जिनकी निश्चित समानता नहीं रहती, यानी चरणों में कोई निश्चित समानता नहीं रहती। दूसरी बात, इसका उदाहरण सबसे अच्छा है मुक्त छंद। मुक्त छंद की जितनी भी रचनाएं हैं वो क्या होती हैं? वो विषम छंद से युक्त होती है। और ऐसे जैसे कुछ छंद होते हैं इस तरह के, वो कौन कौन से छंद होते हैं? जैसे अर्धसम, अर्धसम में कौन से छंद होते हैं? अर्धसम वाले तो होते हैं दोहा, एक होता है सोरठा, ठीक है ना? दोहा और एक होता है सोरठा। अब विषम छंद वाले जो हैं, एक छप्पे, छप्पे छंद, दूसरा कुंडलियां, छह छह पंक्तियां होती है इनमें, ठीक है ना? अब छप्पे कुंडलियां में क्या है? ये जो छप्पे है ये रोला प्लस उल्लाला, उल्लाला छंदों से मिलकर बनता है। कौन? रोला प्लस उल्लाला छंदों से मिलकर बनता है छप्पे छंद, ठीक है ना? रोला प्लस उल्लाला छंदों से मिलकर बनता है क्या? छप्पे छंद। क्योंकि इसमें रोला की मात्राएं प्रथम पंक्तियां रोला की होती है, फिर उल्लाला की होती है, ठीक है ना? तो मात्रा इसमें अलग अलग होती है, इसलिए विषम छंद कहते हैं, सीधी सी बात है। अब कुंडलियां हैं, कुंडलियों में 6 पंक्तियां होती है, 6 पंक्तियों की जो कुंडलियां होती है उसमें क्या होता है? दोहा और रोला के रूप से बनता है। प्रथम जो पंक्तियां होती है इसकी दोहे की होती है, दोहा और रोला, ठीक है ना? ये दोहा और रोला
छंदों से मिलकर बनते हैं तो इनकी जो मात्राएं वो अनिश्चित होंगी, है ना, इनकी मात्राएं समान नहीं होंगी, इसलिए ये छंद किस प्रकार के होते हैं, विषम छंद होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, विषम छंद। ठीक है, छंदों का ये हमने पढ़ा, यानी लगभग छंदों के जो पारिभाषिक शब्दावली है उनको हमने पढ़ा, उनको समझा, उनका अध्ययन कर लिया। ठीक है ना। अब हम एक एक छंद के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रत्येक छंद के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन से जो मुख्य मुख्य छंद हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे छंद और होते हैं हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो एक दो प्रकार के छंद और होते हैं, साधारण छंद, साधारण छंद, है ना, और दूसरा होता है दंडक छंद। अब ये दोनों में अंतर क्या है? साधारण छंद क्या है? 26 मात्रा या वर्ण तक, 26 मात्रा या वर्ण तक, यानी प्रत्येक चरण में 26 मात्रा या वर्ण हो, 26 मात्रा तक, तो वो साधारण छंद कहलाते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं या वर्णों की संख्या 26 तक होती है तो वो साधारण छंद होते हैं। और अगर 26 से अधिक, 26 से अधिक किसी छंद में मात्रा या वर्णों की संख्या 26 से अधिक होती है, 31 से 32 है, 33 तक, तो इस तरह की मात्राएं होती है तो वो दंडक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है वो? दंडक छंद। आएगा समझ में? तो क्या कहलाता है? दंडक छंद। अब दंडक छंद मतलब एक डंडे के समान होता है, 31, 32, 33 भी हो सकती है इसकी, है ना, तो ये इस प्रकार के दंडक छंद है। अब देखिए आते हैं, हमने छंदों की लगभग सभी पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन कर लिया। अब देखिए छंदों के निर्माण, कौन कौन से छंद हैं, किस किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन से छंद किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो ये इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, यानी जहां मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का विधान है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जहां संख्या के आधार पर छंदों का विधान है वो वर्ण के आधार पर, वर्ण की संख्याओं के आधार पर छंद का विधान है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले मात्रिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद कौन कौन से हैं ये देखते हैं। मात्रिक छंद यानी मात्रा की संख्याओं क्या, मात्रा की संख्याओं की गणना के आधार पर, गणना के आधार पर ये जो मात्रिक है, मात्रिक छंद क्या है? मात्रा की संख्याओं की गणना के आधार पर, जो पंक्तियों की जो मात्रा की संख्या की गणना करते हैं उनके आधार पर मात्रिक छंद को निर्धारित करते हैं, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा। पहला छंद हम पढ़ते हैं दोहा।
दोहा। ध्यान से देखिए, दोहा। देखिए कबीर, हिंदी साहित्य में कबीरदास जी और बिहारी जी, इनके दोहे प्रमुखता से हम पढ़ते हैं, है ना। तो दोहा जो छंद है 2 पंक्तियों का होता है, और 2 पंक्तियों में जो मात्रा की गणना है, मात्राओं का जो विधान है, वो क्या होता है, वो एक चीज महत्वपूर्ण है। तो हम देखिए दोहे छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण। पहला तो ये देख लेते हैं, 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। तो प्रथम और तृतीय, तो इसमें प्रथम और तृतीय चरण ध्यान दें। दोहे में 4 चरण होते हैं, ठीक है। 4 चरणों में से प्रथम और तृतीय चरण ये देखें, यानी विषम चरण जो है ये विषम चरण है, ध्यान देना है। 4 चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। कितनी? 13 मात्राएं, ये बात ध्यान देना। कितनी होती है? 13 मात्राएं होती है। दोहा में 4 चरण होते हैं, 4 में प्रथम और तृतीय चरण जो होते हैं उसमें 13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार दूसरा और चौथा चरण, जो दूसरा चौथा चरण है उसमें 11 मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। समझे? कहने का मतलब क्या है कि दोहा 4 चरणों का होता है। प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं, यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, ठीक है ना। तो ये विषम चरण है, ये क्या है? ये विषम चरण है ना, और ये सम चरण है। ये सम चरण है, ये विषम चरण है। तो विषम और सम चरण दोनों ही आते हैं। तो ये कैसा, किस प्रकार का छंद है? ये किस प्रकार का छंद है? आर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। ये कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें विषम मात्रा संख्या विषम भी है और सम भी है। इस आधार पर इसको अर्ध सममात्रिक छंद भी कहते हैं। अंत में गुरु लघु होने चाहिए। दूसरी बात, अंत में गुरु यानी एस जैसा, और लघु यानी ये होने चाहिए। अंत में, पंक्तियों के अंत में गुरु होने चाहिए, लघु होने चाहिए। तो एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद चलो इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, राधा नागरी सोई, राधा नागर सोई। दूसरी पंक्ति, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए, श्याम हरित,                                                                               हरित दुती,                        दुती
हुई। ये दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नाट्य से। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक प्रथम चरण, यहाँ से यहाँ तक द्वितीय चरण, यहाँ से यहाँ तक तृतीय चरण और यहाँ से यहाँ तक चतुर्थ चरण। ठीक है ना? मेरी भव बाधा हरो। अगर हम इनकी मात्रा की गणना करें तो क्या है? गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु। अब देखिए गिनते हैं, 2 2 4 5 6 6 4 10 और 3 13। तो प्रथम चरण में 13 मात्रा आई और हमारा नियम क्या था कि प्रथम चरण में 13 मात्रा आनी चाहिए। ठीक है ना? अब इसको देखते हैं, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु लघु। यानी पंक्ति के अंत में हमने क्या देखा कि गुरु लघु आना चाहिए, पंक्ति के अंत में गुरु और लघु आना चाहिए, तो यह गुरु लघु आ रहा है। ठीक है? इनकी मात्रा कहते हैं 2 2 4 4 6 7 8 8 और 3 11। तो द्वितीय चरण में 11 मात्रा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ये उदाहरण बिल्कुल सही है। कहने का मतलब इसमें पंक्ति में जो लगी हुई मात्रा है वो बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्योंकि 13 प्रथम, हमारा नियम था कि प्रथम तृतीय में 13 मात्राएं होती है। ठीक है? और हमारा नियम था द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है। तो प्रथम चरण ये रहा और द्वितीय प्रथम चरण ये रहा, तृतीय चरण ये रहा। तो प्रथम तृतीय चरण में इनमें कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13 बिल्कुल 13 मात्रा होंगी। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्रा होनी चाहिए। इसमें 11 मात्रा है ना? तो इसमें भी 11 मात्रा होनी चाहिए। ठीक है? जो है इस प्रकार हम मात्राओं की गणना करके छंद को शुद्ध और पंक्ति को शुद्ध तरीके से उसकी रचना कर सकते हैं। और प्राचीन काल में, यानी कहने का तात्पर्य भक्ति काल में जो संत कवियों की जितनी भी रचनाएं देखी जाती है, कबीरदास की देखी जाती है, बिहारी की देखी जाती है ना, उनकी रचनाओं में अगर देखें, कबीरदास की रचनाओं में बसरते मात्राओं और वर्णों का कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बिहारी की रचनाओं में देखें तो हमें ये, और मीराबाई की रचनाओं में देखें तो हम मात्राओं की गणना करके हम उनको छंद की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार दोहा जो छंद है, दोहे के बाद में जो बात होती है कि दोहा 13 11। अब बात आती है जति। जति क्या है? जति का मतलब होता है ठहराव, विश्राम। अब मेरी भव बाधा हरो, यहाँ मुके हरो पर, तो यहाँ क्या हुआ? जति हुआ। जति मतलब ठहरे थोड़ी देर, है ना? तो अगर बात आ जाए कि छंद में दोहे में कितने परी होती है, तो 13 11 पर यति होती है, यानी 13 और 11 के बीच में यहाँ ठहराव होता है। और यही छंद की मूल रचना है। ठीक है? अब इस छंद विधान को आज हम इतने